ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। दरभंगा पुलिस ने नकली दारोगा को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जाल बिछाकर वर्दी पहने नकली दारोगा को पकड़ा है। नकली दारोगा ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर बनकर इलाके में वसूली करता था। जो भी गाड़ी गलत साइड से आती थी तो आरोपी नकली दारोगा उनसे पैसे लिया करता था। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तब वे गुप्त तरीके से पहुंची और नकली दारोगा को रंगे हाथ दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसने दारोगा में बहाली के लिए कई बार एग्जाम दिया लेकिन सफल नहीं हुआ, जिसके बाद उसने नकली वर्दी पहनकर पैसा कमाने की सोची और पिछले 7-8 महीने से वो ऐसा ही काम कर रहा था। चाय के पोस्ट पर काम करते थे और दो नारा ना कहीं मिर्जापुर में आकर के काम करते थे। वन वे में जो भी गाड़ी आता था उसको रोकते थे, जो 1500 रुपया उसका चालान कहते थे, चालान कटेगा, नहीं तो मैनेज करना तो मैनेज करो, तो 500 जो भी हुआ होता था वो देकर चल जाता था। ऐसे ही करते थे 8-9 महीना से। देखिए, मामला संज्ञान में आया कि गुप्त सूत्रों से पता चली कि एक व्यक्ति मिर्जापुर चौक जो थाना टाउन थाना में अवस्थित है वहाँ वाहनों को ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर रोक रहा है। वन वे से आती हुई वाहनों को हेलमेट चेकिंग के नाम पर और वसूली कर रहा है। कुछ संदेह उत्पन्न होते ही ट्रैफिक के जो एसएचओ हैं वो वहाँ पहुँचे, तत्काल उसे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने पर पूछताछ के उपरांत पता चल रहा है कि वह दरोगा एग्ज़ाम का अभ्यर्थी रहा है, इसलिए सारे तौर तरीक़ों से वाकिफ़ है। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां NH57 पर अदलपुर और मुरिया गांव के बीच एक स्कॉर्पियो में अचानक से आग लग गई। गाड़ी में सवार 3 लोगों ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। NH57 पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी गाड़ी धू कर जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस गाड़ी की। देखिए, स्कॉर्पियो में अचानक आग लगी। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी पर सवार जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि समय रहते वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से कूद गए थे। गाड़ी लेकर के आ रहे थे और अचानक धुआं निकलने लगा। गाड़ी रोके, बोनट के नीचे हाथ दिए तो पूरा आग धुआने लगा। तो फिर उसमें और भी आदमी सब थे? हाँ, 3 आदमी थे हम लोग। फिर क्या हुआ? फिर उसमें से निकले, भागे? हाँ, निकल के बोनट उनट खोले, आग बुझाने का कोशिश किए लेकिन बुझा नहीं आग। नगर देखा बहुत धुआं अदलपुर मोड़ में हो रहा है, तो प्रशासन आगे आ गया, पीछे हम भी मोटरसाइकिल से आए तो यहाँ देखने के बाद देख रहे हैं पूरा आग लग गया, मगर आदमी जो है बाइज्जत बच गया। रांची के पंडरा में अपराधियों ने गोलियों से भूनकर पति पत्नी की हत्या कर दी। पंडरा और सुखदेव नगर पुलिस सनसनीखेज डबल मर्डर में शामिल अपराधियों की तलाश कर रही है और ये वारदात पिस्का मोड़ के पास हुई है। मृतकों में बिरसा उरांव और उसकी तीसरी पत्नी शामिल है। पहली पत्नी की हत्या के आरोप में 9 साल तक जेल में बंद रहा बिरसा उरांव 1.5 महीने पहले ही छूटकर बाहर आया था। बड़ी खबर पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल से, जहां एक बार फिर माओवादियों ने जमीन के नीचे 5 किलो का आईडी बम प्लांट करके रखा था। सुरक्षा बलों की टीम जैसे ही टोंटो के हुसीपी जंगल में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान पहुंची, तभी इस आईडी बम का पता चल गया। ये बम सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए थे, पर पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने बम को नष्ट करके नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। कटिहार रेल मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी में घोटाला सामने आया है। दरअसल पोस्टेड कोचिंग सुपरवाइजर, जिन पर स्टेशन में प्रतिदिन रेलवे टिकट बिक्री के बाद राशि को बैंक में जमा कर संबंधित बैंक के कागज रेलवे कार्यालय में जमा करना होता है, वो कई दिनों से कागज बैंक में बगैर रुपए के फर्जी तरीके से जमा किया जा रहा है। फिलहाल मामले को संज्ञान में लेते हुए रेलकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस विषय पर अभी हमारा रेलवे का इंक्वायरी चल रहा है और पता चला है कि गमन है। अभी एग्जैक्ट जो अमाउंट अभी नहीं आया है और एग्जैक्ट अमाउंट आने के बाद जो रेलवे के नियम के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा।
पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में तार की चपेट में आने से नगर निगम के एक सफाई कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया। लोगों ने पूरे मामले पर विद्युत विभाग को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। मांझी थे, नगर निगम में काम करने के लिए जा रहे थे, तो नाश्ता करके जब जैसे काम करने के लिए जा रहे थे तो 440 का तार था जो इन पर गिर गया और बुरी तरह से जख्मी होकर ये मृत्यु हो गए। 2 आदमी और घायल है जिनका नाम अजय मांझी पिता जीतन मांझी है जो पीएमसीएच में इलाजरत है। ये मिथिलेश कुमार थे, यहीं पर नंदलाल छपरा में बिजली के तार इस पर गिर गया जिसमें जख्मी होकर मृत्यु हो गई या 2 व्यक्ति घायल हो गए। वहीं पर वो नगर निगम में काम भी कर रहे थे, स्वीपर का काम कर रहे थे। आगे प्रक्रिया की जा रही है। तो जो 2 लोग घायल है कहाँ हैं उन लोग, क्या स्थिति में? लोग हॉस्पिटल गए हैं, ग्रामीणों द्वारा हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है, उसमें आए उससे जानकारी ले रहे हैं। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहां सदर अस्पताल में डॉक्टर अपने टाइम पर ड्यूटी पर नहीं आते हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार दोपहर 3 से 6 बजे तक सदर अस्पताल में ओपीडी चालू रखना है, लेकिन यहां डॉक्टर अपने ड्यूटी आवर में मौजूद नहीं मिलते। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर समय से नहीं आते हैं। हालांकि पूरे मामले पर अस्पताल उपाधीक्षक से भी शिकायत की गई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए, ये डॉक्टर के ऑफिस की तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। समय पर डॉक्टर यहां नहीं पहुंचते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के समर्थन में उतर आए हैं। सदन में से नीतीश कुमार ने के पाठक को एक अच्छा अधिकारी बताते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। विधानसभा में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि के पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कहिएगा अधिकारी को हटाइए। यह आपका अधिकार है, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। विपक्ष के तमाम आरोपों और हंगामों के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि के पाठक को उनका पूरा समर्थन है। नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बिहार का सबसे ईमानदार अधिकारी बताया। नीतीश ने साफ कर दिया कि शिक्षा में सुधार होकर रहेगा। इसके लिए के पाठक जैसे ईमानदार अधिकारी का रहना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। एक तरफ नीतीश कुमार के पाठक के समर्थन में खड़े हैं, दूसरी ओर विपक्ष लगातार के पाठक पर हमलावर है। एक पदाधिकारी शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी उनकी बात को नहीं माना। तो आज तो साफ कर दिया ना नीतीश कुमार ने। उनके कहने से मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। खुद का मजाक बनाने का, उपहास बनाने का खुद पात्र बन जाना, ये सरकार के इकबाल को दर्शाता है। अब चाहते हैं क्या हम ये चाहते हैं कि 2 बातें। एक तो जो बात मुख्यमंत्री जी ने आज कही है उसको पाठक अक्षरशः माने, जो कल नहीं माना। के पाठक के आदेश थोड़े कड़े जरूर होते हैं, लेकिन ये सच है कि वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। ये के पाठक का ही असर है कि स्कूल में समय पर शिक्षक और छात्र दोनों पहुंच रहे हैं और पठन पाठन की स्थिति भी अच्छी हुई है। तमाम विरोध के बावजूद के पाठक का समर्थन कर नीतीश कुमार ने बता दिया कि वो किसी भी हाल में बिहार की शिक्षा में सुधार चाहते हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, हर पार्टी वोट की गुणागणित में जुटी हुई है। नीतीश की जगह दूसरा कोई नेता होता तो वोट के नुकसान के डर से शायद कब का के पाठक से किनारा कर लेता, लेकिन नीतीश कुमार चट्टान की तरह के पाठक के साथ खड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो स्कूल के टाइमिंग में बदलाव को लेकर विधानसभा के बाहर और अंदर
विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और इस पर जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि स्कूल में 10 बजे से पहले घंटी शुरू होगी, शिक्षकों को 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचना होगा और 4 बजे क्लास खत्म होने के बाद 15 मिनट के बाद शिक्षकों को जाना होगा। सीएम ने कहा कि जो गड़बड़ करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि ऐसे ही हंगामा करते आ रहे हैं तो अगली बार विधानसभा में शून्य पर सिमट जाएंगे। जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा। बिहार में शिक्षा और शिक्षक ये ऐसे मुद्दे हैं जिसे हर पार्टी भुनाना चाहती है। बुधवार को इसका असर विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखा। मुद्दा रहा स्कूल की टाइमिंग का और निशाने पर थे शिक्षा विभाग के सीएस के पाठक। स्कूल की टाइमिंग और के पाठक के मुद्दे पर बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव से पहले विपक्ष शिक्षकों से जुड़े किसी भी मुद्दे को भुनाने की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। विपक्षी विधायकों ने ये कहते हुए हंगामा किया कि अब बिहार में मुख्यमंत्री के आदेश का भी कोई मतलब नहीं रहा। और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, ये आपका अधिकार है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश कुमार ने टाइमिंग पर बनी भ्रम की स्थिति को पूरी तरह से दूर कर दिया। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि कक्षाएं 10 से 4 ही चलेंगी। शिक्षक 9:45 पर स्कूल जाएंगे और 4:15 के बाद स्कूल से निकलेंगे। पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी विपक्ष के विधायकों का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी बयान दिया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने जो सदन में कहा है वही आदेश लागू होगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी है, मतलब वो सरकार का फैसला है, वही लागू होगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी विपक्ष के नेता हंगामे से बाज नहीं आए। विपक्षी विधायकों की तरफ से मुर्दाबाद के नारे लगाने पर सीएम नीतीश कुमार भड़क उठे। सीएम ने कहा कि आप लोग ऐसे ही मुर्दाबाद का नारा लगाते रहें तो अगली बार विधानसभा में शून्य पर सिमट जाइएगा। जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा। ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे जिंदाबाद कि घर में रहना। हमने कह दिया है पढ़ाई। मुख्यमंत्री के आदेश से कंफ्यूजन दूर हो चुका है। स्थिति साफ हो गई है कि अब स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही रहेगी। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पहले ही खुशी जाहिर कर दी है, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार ही नहीं। सवाल है कि क्या विपक्ष को सच में स्कूल की टाइमिंग से मतलब है या फिर इनका मकसद बस हंगामा करना भर है ताकि माहौल बनाया जाए, ताकि चुनाव में वोट का जुगाड़ हो सके। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बढ़ते हैं आगे। बड़े से बड़ा काम करने के लिए जुनून बहुत जरूरी होता है और ये इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित भी करता है और साथ ही इंसान की पहचान भी बनता है। किसी काम के लिए जुनून हो तो दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जुनून ही है कि एक इंजीनियर ने गंगा की लहरों में तैरने वाला घर बना डाला, जिसके बारे में हम और आप सपने देखते हैं। जी हां, अगर आप मालदीव्स नहीं जा पाए तो अफसोस मत कीजिए, आरा में ही फ्लोटिंग हाउस का मजा लीजिए।
किसी ने सच ही कहा है, हर काम आसान लगने लगता है जब जुनून सिर पर सवार होता है। जिसकी बानगी ख्वाबों का ये खूबसूरत आशियाना है, इसकी चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है। जुनून की वजह से ही इस आशियाना का ख्वाब देखने वाले शख्स को एक नई पहचान मिली है, जिसका नाम प्रशांत कुमार है। जी हाँ, नदी में हिचकोले खाती लहरों के बीच दिख रहा ये सुंदर सा और आकर्षक घर प्रशांत के दिमाग की उपज ही है। इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं, जो सभी सुविधाओं से लैस है। बाढ़ से बचाव को लेकर के आरा में फ्लोटिंग हाउस यानी पानी में चलते फिरते घर का निर्माण एक इंजीनियर ने कर डाला है। बिहार के आरा के रहने वाले युवा इंजीनियर ने पानी के ऊपर तैरता हुआ अनोखा घर बनाकर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल पेश कर दिया है। यह घर जलवायु परिवर्तन के हिसाब से बनाया गया है। यह फ्लोटिंग हाउस आरा मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर महुली गंगा नदी के ऊपर निर्मल धारा में बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें लोग आराम से जिंदगी लहरों के बीच गुजर बसर कर सकते हैं। फ्लोटिंग हाउस में 2 कमरे हैं। फ्लोटिंग हाउस में एक किचन भी है। टॉयलेट के साथ साथ आंगन भी है। घर में 6 से 7 लोग बहुत ही आराम से रह सकते हैं। फ्लोटिंग हाउस को बनाने में 6 लाख रुपए खर्च हुए हैं। खास बात यह है कि मौसम के हिसाब से बना है ये घर। साथ ही आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा किट भी मौजूद है, ताकि जान माल की क्षति ना हो सके। इस फ्लोटिंग हाउस को कहीं भी खींचकर लाया और ले जाया जा सकता है। यही वजह है कि घर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि यह फ्लोटिंग हाउस गोबर, बांस, फूस, धान का भूसा और लोहे के वेस्ट मटेरियल से बनकर तैयार हुआ है, जो करीब 1000 स्क्वायर फीट में है, जिसमें 108 वेस्ट घरेलू ड्रम का इस्तेमाल भी किया गया है। बिहार का रहने वाला हूँ। जब बिहार में बाढ़ आता है तो बड़ा दुख होता है ना। तो इस दुख का ही निवारण करने के लिए एक सोच को रखा गया कि हम लोग एक ऐसा घर बनाएं जो बाढ़ आए तो अपनी ही जगह पर तैरने लगे। और केवल बाढ़ ही नहीं, प्रकृति में होने वाले बाकी बदलाव, हम खाना कैसे उगाएंगे, बिजली कैसे उगाएंगे, पानी को साफ करके पिएंगे कैसे, इन सब को प्रयोग करने के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में ये प्रोजेक्ट हो रहा है। इस घर को मौसम में बदलाव को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें यह गर्मियों में ठंडा रहता है और ठंड में भी गर्मी का आनंद देता है। बाढ़ के दौरान पानी का बहाव बढ़ जाए तो यह घर उस पर भी तैर सकता है, जिस पर लोग आराम से अपना भरण पोषण भी कर सकते हैं। प्रशांत कुमार की प्लानिंग है कि इस तरह से गांव को विकसित किया जा सके, ताकि शहर की भीड़ भाड़ भरी दुनिया से लोग अलग हटकर प्राकृतिक सुविधाओं का आनंद ले सके। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर